पैशन? क्या सेंस, क्या मीनिंग है पैशन का? माई 3 पैशंस। पैशंस का मतलब होता है जो हमारे बहुत ज्यादा, जिसमें हमें एक्साइटमेंट हो, ओवर एक्साइटमेंट। ओके, जिन चीजों को कलेक्ट करने के लिए या जीवन में प्राप्त करने के लिए हम ओवर एक्साइटेड होते हैं, दिस वन इज कॉल्ड पैशन। ओके, जैसे टीचिंग इज, आई हैव रिटन वन पोएम, टीचिंग इज माई पैशन नॉट माई प्रोफेशन। मैं टीचिंग को लेकर बहुत पॉजिटिव हूँ, ये मेरा पैशन है, प्रोफेशन नहीं है। तो इस पोएम को मैंने पूरा लिखा था, टीचर्स डे पर मैंने इसको पब्लिश करवाया था। तो इस पोएम के अंदर मैंने यही चीज़ बताई है कि जब हमारा कोई पैशन बन जाता है कोई सी चीज़ का, एक्सेसिव, जिस पर हम बहुत एक्सेसिव उस पर मतलब उसको बहुत लाइक करते हैं, तो वो चीज़ हमारी लाइफ का एम बन जाता है और उससे हटकर हम कुछ नहीं सोचते हैं। ओके, दैट इज द पैशन ऑफ माइंड। इसीलिए मैं आपको हर चीज के लिए बोलती हूँ कि यू शुड मेक योर पैशन। देखिए, आपकी स्टडी भी एक पैशन होती है और आप अगर उसको पैशन बना लेते हैं, आप उसके लिए पैसिनेट हो जाते हैं, तो वो आपकी लाइफ को बदल देता है। समझ रहे हैं? तो वी विल स्टार्ट दिस 3 पैशंस, यानी 3 जो उसके पैशन है, उसकी एम्बिशन है, उसकी लाइफ की एम है। तो बैट्रन रसल ने ये लिखा है, बैट्रन रसल। ओके, इंग्लिश ऑथर है ये। अभी इनके बारे में क्या इंट्रोडक्शन दिया है, वी विल सी दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर इट वी विल रीड अबाउट द ऑथर। बर्ट्रैंड रसल 1872 में इनका बर्थ हुआ था एंड डेथ 1969। द ब्रिटिश फिलोसोफर, ये कहाँ के हैं? ब्रिटेन के। ओके, ब्रिटिश फिलोसोफर हैं। फिलोसोफर यू नो, जो कि अपने माइंड से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सोचता हो। ओके, और जो चीज़ों को एनालाइज करता हो, जिसकी लाइफ दूसरों से डिफरेंट हो, जो बहुत पैसिनेट हो अपने एम के लिए। ओके, दिस टाइप ऑफ पर्सन इज ऑलवेज कॉल्ड फिलोसोफर। ओके, देन हर चीज का सोचने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग डिफरेंट टाइप के सोचने वाले होते हैं, उनकी लाइफ का एम जो है दूसरों से बहुत अलग होता है, तो दैट इज वाई दे कॉल फिलोसोफर, इसीलिए उनको फिलोसोफर कहते हैं। ठीक है, एंड मैथमेटिशियन, वो ओनली फिलोसोफर ही नहीं, मैथमेटिशियंस भी, मैथमेटिशियन भी है। हैज रिटन न्यूमरस पॉपुलर वर्क्स, उन्होंने बहुत सारी पॉपुलर बुक्स लिखी ऑन फिलोसफी, फिलोसफी पर, एंड पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन, और राजनीति पर, और किस पर? एजुकेशन पर। He took a major part in the 20th century revival of logic and made continued effort to identify the methods of philosophy with those the sciences. देखिए, he took a major part in the 20th century, यानी 20वीं शताब्दी में उन्होंने एक मेजर रोल प्ले, मेजर यानी मेन, मुख्य पार्ट प्ले किया रिवाइवल ऑफ लॉजिक। देखिए, किसी भी चीज को लॉजिकल यानी तार्किक चीजें, जिसके पीछे एक लॉजिक हो, लॉजिक का मतलब होता है तर्क। ओके, देन तार्किक यानी कि लॉजिकल क्लास। ओके, तो लॉजिक होना चाहिए, और उसके बाद उसका रिवाइवल, रिवाइवल यू नो, किसी भी चीज को लेकर जब हम क्या करते हैं, प्रतिद्वंदी बन जाते हैं, उसके अंगेस्ट में हो जाते हैं, जैसे कि द थिंग्स आर गोइंग ऑन इजिली एंड आफ्टर इट
if there is something special and this one is also logical, वो logical भी हो और special भी हो, ठीक है. अगर वो point logical और special है, then logical और special point को हम क्या करते हैं, अगर हमें सारी चीजें लीक से चल रही हैं लेकिन हमें वो उसमें से कोई चीजें पसंद नहीं आती, तो हम एक लॉजिकल तर्क दे सकते हैं, ठीक है. तो उन्होंने क्या, वो क्या है थे, रिवाइवल थे लॉजिकल थिंग्स के या लॉजिकल टॉपिक्स के, ओके. एंड मेड कंटिन्यूड एफर्ट टू आइडेंटिफाई द मेथड्स ऑफ फिलॉसफी, और उन्होंने लगातार एफर्ट प्रयास किया टू आइडेंटिफाई, यानी परिचित कराने का, आइडेंटिफाई कराने का द मेथड्स ऑफ फिलॉसफी. फिलॉसफी के डिफरेंट टाइप के मेथड्स को उन्होंने डिस्क्राइब किया. इज इट क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? यस मैम. आप लोग ध्यान से सुनिएगा जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आए. ऑल ऑफ यू लिसनिंग? सो नाउ सी, तो मेथड्स ऑफ फिलॉसफी उन्होंने आइडेंटिफाई कराए, यानी लोगों के सामने मेथड ऑफ फिलॉसफी बताए. नेक्स्ट, with those of the sciences, यानी साइंस के अंदर भी फिलोसफिकल मेथड्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया. अब आई वांट टू टेल यू कि साइंस क्या है. साइंस को लॉजिकल मानते हैं बट इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द फिलोसफी, लेकिन ये फिलोसफी से रिलेटेड है. हाउ? क्योंकि सबसे पहले कोई ना कोई चीज इमेजिन की जाती है, यू नो. अब हम इमेजिन के करने के बाद उसका एक फिगर बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फैन के बारे में, एरोप्लेन के बारे में, एसी के बारे में, एंड डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स के बारे में, मोबाइल के बारे में सबसे पहले इमेजिन किया गया होगा, ओके. उसके बाद उसको किस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, किस तरह के उसके पार्ट्स बनाए जाए, किस तरह से उसकी मशीनरी को इंक्लूड किया जाए और कैसे वो वर्किंग करे. दीज आर ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड विद द फिलोसॉफिकल माइंड. समझ गए? सोचने समझने वाले व्यक्ति, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होते हैं, वो मान लिया कि साइंस जो है वो लॉजिकल चीजों को ही एक्सेप्ट करती है ना, एक्स्ट्रा थिंग्स को वो एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन कोई ना कोई तो उनमें से भी इमेजिन करता होगा. तो लिटरेचर इज इन द रूट ऑफ साइंस. साइंस के रूट में है लिटरेचर, क्योंकि लिटरेचर अगर इमेजिनेशन से शुरू होती है तो साइंस जो है केवल लॉजिकल पर स्टॉप्ड हो जाता है, बट हम रियलिटी को इस संसार के सामने लाके ही दम लेते हैं. So that is why literature is always superior in the comparison of others. Okay, so I want to tell you about these things. जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी बुक्स लिखी. अगर जिन्होंने साइंस पढ़ा उसके बावजूद भी वो लिटरेचर में लिख रहा है, it means this one is superior to others. Now, then he received the Nobel Prize in literature. और देखिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर में 1950 में, ओके. एक बात याद रखने की है, ये इन्होंने, बर्ट्रैंड रसेल ने, जब आपके एग्जाम में आता है ये चीजें तो आपको उसमें से टिक करना होता है. दैट इज वाई कि आपको लर्न रखना होगा कि 1950 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए, ठीक है. द अबव पैसेज इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम Bertrand Russell's autobiography. What do you mean by autobiography? आत्मकथा, सेल्फ डिस्क्रिप्शन. अपनी लाइफ के जो रियल एक्सपीरियंस है वो डिस्क्राइब किए जाते हैं ऑटोबायोग्राफी में. स्टूडेंट्स, क्लियर टू यू? All the students are present here. Please give me answer back. Are you here? Yes, ma'am. Okay. Are you listening me? All of? Yes, ma'am. Okay. So now we will come
on the chapter. My three passions, मेरे 3 महत्वाकांक्षाएं या ओवर एक्साइटिंग थिंग्स क्या है? We will see in this chapter. 3 passions, simple but overwhelmingly strong, have governed my life. देखिए 3 पैशन जो है बहुत सिंपल है। मेरे जो 3 पैशन है, 3 पैशन है, वो कैसे हैं? बहुत सिंपल बट ओवरवेलमिंगली स्ट्रॉन्ग। लेकिन ओवरवेलमिंगली का मतलब होता है एक्सेसिव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ओके, जो कि हमें बहुत ज्यादा आकर्षित करते हो, ओके। तो ओवरवेलमिंगली स्ट्रॉन्ग है। कैसे है? बहुत स्ट्रॉन्ग। सिंपल होना का मतलब ये नहीं है कि सजावटी चीजें ही अच्छी हुआ करती हैं। कई बार साधारण चीजें भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ओके। सो देन व्हाट ही वांट्स टू से है, सिंपल हैं वो चीजें लेकिन ओवरवेलमिंगली स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज्यादा मजबूत हैं, ठीक है। हैव गवर्न्ड माई लाइफ, जिसने कि मेरे जीवन को गवर्न किया है। गवर्न किया इट मीन्स संचालित किया है, ओके। तो इन तीनों पैशन ने, वो बड़े साधारण से पैशन हैं लेकिन इन पैशंस ने मेरी लाइफ को संचालित किया है, ओके। द लॉन्गिंग फॉर लव, पहला पैशन क्या है? प्रेम की चाह, ओके। सर्च फॉर नॉलेज, next and unbearable pity for the suffering of mankind. Unbearable pity. देखिए, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, मेरे स्टेटस के नीचे भी लिखा रहेगा। मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, दीज आर द पैशंस ऑफ लाइफ। दया और लव मतलब कि पिटी एंड लव एंड मर्सी जिस व्यक्ति में होती है, उसमें जनरोसिटी होती है, उदारता होती है, वो कभी भी गलत नहीं हो सकता, ओके। जिन व्यक्तियों में इस तरह के गुण होते हैं, जो इन चीजों को प्रेम करते हैं, वो कभी भी गलत नहीं हो सकते। दे नेवर गो इन द रॉन्ग पाथ, वो कभी भी गलत रास्ते में नहीं जा सकते, ओके। सो दीज आर द ट्रू पैशंस ऑफ हिज लाइफ। उनके ये पैशंस थे लाइफ में। कौन कौन से? पहला पैशन था लॉन्गिंग फॉर लव, प्रेम की इच्छा, ओके, प्रेम के प्रति समर्पण। अगर आपको किसी चीज से प्रेम नहीं है तो यू कांट डू एनीथिंग फॉर हिम और हर और हिज और एनीथिंग, ओके। किसी भी चीज के लिए अगर आप उससे प्रेम नहीं करते हैं, केवल आपका वो प्रोफेशन होता है, तो आप कभी भी उस चीज के लिए द बेस्ट नहीं हो सकते। BEST बेस्ट, WAST बेस्ट तो हो सकते हो, लेकिन BEST बेस्ट कभी नहीं हो सकते। कब? अगर आप में प्रेम की कमी है। हमारा आपसी संबंध कब स्टार्ट होता है? जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। उसी तरह से हम अपने प्रोफेशन से प्रेम करते हैं। इस टीचिंग से मुझे प्यार है, दैट इज वाई आई एम डूइंग इट एंड आई एम ट्राइंग टू माई बेस्ट, ठीक है, टू डिस्क्राइब यू।
तो ये क्या है हमारा प्रेम। और दूसरा प्रेम स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स से मुझे प्रेम है, लव है। दैट इज वाई आई वॉन्ट कि मेरे सारे स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स आए और वो लाइफ में बहुत बड़े बने, जिससे कि लोग उन्हें सैल्यूट कर सके। Oh, that is my will. और what is the reason for it? Longing for love. यानी प्रेम की इच्छा, आपसे भी वही चाहते हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके, नथिंग एल्स। द सर्च फॉर नॉलेज, और नॉलेज की खोज। देखो बच्चों, ये कहीं से जन्म नहीं लेती, बाय बर्थ कोई इंटेलिजेंट नहीं होता। इस दुनिया में आने के बाद, बहुत पढ़ने के बाद ही इंटेलिजेंसी मिलती है। बच्चों, अगर हम सोचे कि हमें केवल कोई पढ़ा दे, हमें उसी से इंटेलिजेंसी मिल जाएगी, नहीं। हमें इंटेलिजेंसी खुद ही तलाश करनी होगी। विजडम जो है वो कलेक्ट होता है कब? जब बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं और बहुत सारी चीजों को हम यूज करके देखते हैं, तब जाके हमारा ज्ञान जो होता है वो इकट्ठा होता है, एकत्रित होता है। तो हमें उसे अपने आप करना होगा और लाइफ में आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट थिंग वो कह रहा है, अनबियरेबल पिटी, असहनीय दया, फॉर द सफरिंग ऑफ मैनकाइंड। किसके लिए? ह्यूमन बींग्स के लिए। देखिए, अगर हम में पिटी नहीं है, हम में दया नहीं है, then we can't do anything for others. ऐसे थोड़ी है, कह दिया इतने रुपए की बुक्स कॉपी लेके आना, इस पे कवर अप करना, नीड ही नहीं है उसकी, कोई फाउंडेशन नहीं है। आपकी इंटेलिजेंसी आपकी मेंटलिटी पर डिपेंड करती है, ना कि आपकी कॉपी के पीसेस पर, उस पर लिखी हुई राइटिंग पर। आपको कितना आता है, आपकी लर्निंग पावर कितनी स्ट्रांग है, आपको कितनी ज्यादा नॉलेज है और कितना अच्छा आप लिख सकते हो, इसकी जरूरत है। कोई महंगी कॉपीज की जरूरत नहीं है जिसमें अच्छे पेन से, जेल पेन से लिखना। आई हैव लिसन टू टीचर्स, कई बार मैंने सुना है, जेल पेन से लिख के लाना, बहुत सुंदर कॉपी बना के लाना। ठीक है, कॉपी अच्छी बनाइए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, बट उसके लिए एक्सेसिव प्रेशर नहीं है। जिस तरह की कॉपी आपके पास है, यू मे यूज इट एंड यू शुड राइट वेरी वेल, लेकिन आप जो लिखे वो आपका मटेरियल बहुत अच्छा होना चाहिए। दिस वन इज नेसेसरी। ओके, तो यही चीज है, यही तो जेनरसिटी कहलाती है। जेनरसिटी का मतलब होता है उदारता, यानी आप दूसरे के लिए कैसे होना चाहिए, आपको जेनरस होना चाहिए। तब जाके ही इस प्रकृति का, इस धरती का, इस पृथ्वी की सभी गतिविधियों का संचालन होता है। क्योंकि अगर हम में मर्सी, पिटी, पीस एंड लव ये चीजें नहीं है, पीस इज ऑल्सो इंक्लूड विद द पिटी। ओके, तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है और यही 3 चीजों पर फोकस कर रहा है ऑथर बर्ट्रैंड रसेल। These passions like great winds, तेज हवाओं की तरह हैं ये पैशंस, have blown me hither and thither in a wayward course over a deep ocean of anguish, reaching to the very verge of despair. अब क्या होता है, ऑथर कह रहा है कि these passions, ये जो पैशन है, like great winds, तेज हवाओं की तरह हैं, have blown me hither and thither, जो कि मुझे यहाँ वहाँ मूव कर देते हैं। देखिए, ये बहुत मुश्किल होता है सच्चाई के रास्ते पर चलना, किसी से प्रेम करना और स्ट्रॉन्ग, अपने ओवरवेलमिंगली स्ट्रॉन्ग बनाना अपने आप को, और दूसरों के लिए दया रखना। ये सारी चीजें आदमी को बहुत परेशान भी कर देती हैं। ओके, तो उसकी नैया कैसे होती है, वो इधर उधर मूव करती है जब तेज हवाएं चलती हैं। पता है आपको, क्योंकि सच्चाई के रास्ते पर चलना बहुत आसान नहीं होता। ठीक है,
अब वो कह रहा है इन ए वेवर्ड कोर्स, यानी कि जब हम किसी रास्ते पर चलते हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको सिलेबस दिया जाता है, आपको बोला जाता है स्टडी करना है, ओके, एंड यू पिक आउट योर सिलेबस। अब सिलेबस, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो ऑलवेज सबसे पहले सिलेबस देखते हैं, है ना, और सिलेबस में देखते कि यार सबसे ज्यादा मटेरियल इसमें है और हमें इसको पढ़ना है और हमें इसको लर्न करना है, तो दैट इज वाई वो उस समय बहुत परेशान भी होते हैं, लेकिन उन्हें एक सच्चाई के रास्ते पर चलना है और अच्छी तरीके से पढ़ के पास होना है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं देने हैं उसे। सो दैट इज वाई उस समय उसको बहुत सारा पढ़ना होता है, ठीक है, नॉलेज कलेक्ट करना होता है। ये कोई आसान काम नहीं है, पढ़ना बहुत मुश्किल काम होता है बच्चों। जब कोई 6-6 घंटे पढ़ाई करता है ना, तब उसे पता चलता है कि किस तरह से पढ़ाई होती है। ये जो आप पढ़ रहे हो ना, 1 पार्ट भी नहीं है। जब आप रियल में स्टडी करोगे, बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्टडी करोगे, तभी जाकर आपका कोई पोस्टिंग होगा और तब जाके आपको कुछ प्राप्त होगा। क्योंकि आसानी से रत्न नहीं मिलते, समुद्र से रत्न निकालने पड़ते हैं बच्चों, और उसके लिए बहुत हार्ड वर्किंग करनी होती है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, विच इज वेरी एसेंशियल फॉर यू और फॉर योर फ्यूचर। आपके और आपके पेरेंट्स के फ्यूचर के लिए और आपके खुद के फ्यूचर के लिए स्टडी बहुत एसेंशियल है, और स्टडी भी थोरोली स्टडी, गहन अध्ययन। नेक्स्ट, ओवर ए डीप ओशियन ऑफ एंगस। कई बार क्या होता है, एक गहरे समुद्र में, एंगस निराशा के गहरे समुद्र में हमें गोते लगाना होता है। एंगरनेस एंड डिप्रेशन, तो हमें क्या होता है, हम उस निराशा के गहरे समुद्र में गोते लगाते हैं, कई बार डाइव करते हैं, ओके, रीचिंग टू द वेरी वर्ज ऑफ डिस्पेयर। लेकिन फिर भी जब हम लास्ट पॉइंट पे निकलते हैं, लास्ट पॉइंट पर चलते हैं, तो हमें निराशा प्राप्त होती है। कैसे? खूब स्टूडेंट्स को बोल लेते हैं, बट ओनली 1 or 2 लिसन टू मी एंड दे गॉट good marks, full marks, but most of them are not listening me, they are not paying attention towards me, then I became despair। उसी तरह से पोएट कह रहा है कि जब हम इन चीजों को लेके चलते हैं, चाहे हमारे सबसे हम प्रेम करें, चाहे हमारे पास कितनी भी नॉलेज हो, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो कि हमारी बात को सुनने के लिए प्रिपेयर ही नहीं होते हैं, एंड और हमारे अंदर चाहे कितना ही उनके लिए दया क्यों ना हो, दे नेवर वांट टू पे अटेंशन टुवर्ड्स इट। जब वो कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते, तो क्या होता है लास्ट में? डिस्पेयर, निराशा होती है, ओके। ऐसे लोग निराशा से भर जाते हैं। सो नाउ द टाइम इज ओवर फॉर टुडे, टुमारो वी विल डिस्कस नेक्स्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। Thank you, ma'am. Okay. Thank you, beta.